एम.एस. चौहान बालाजी पब्लिकेशन की बुक का जो हम 1 से 10 तक पहला वीडियो डाल चुके हैं। अभी जो सेकंड वीडियो है इसमें एल्केन चैप्टर का 11 से 20, 11 to 20 ये क्वेश्चन डालते हैं। तो ना इस बात को समझना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और केमिकल काइनेटिक्स का भी इसमें एक बहुत अच्छा टच है। देखो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है और 3 स्टेप रिएक्शन है। अगर कोई भी 3 स्टेप रिएक्शन आपके पास है तो उसमें मान के चलो कि 3 पीक तो आएंगे ही आएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कहानी फंस गई? नहीं, अभी रुके। वो कह रहा है जिसके अंदर पहला स्लोएस्ट है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या है? इनवर्स है। तो अगर पहला स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट, तो मान के चलो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। देखो भाई, तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले स्टेप की ज्यादा। ये भी गए भाई साहब, ये भी गए। अब नन ऑफ दीज ऑप्शन भी बचता है, लेकिन अब इन दोनों में लड़ाई करवाते हैं सी एंड डी में। एंड लास्ट स्टेप इज फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का मतलब हुआ अगर लास्ट स्टेप का रिएक्शन फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, तो जी कम हो गई है। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी सी। इसका आंसर परफेक्टली सी बनता है। और जहां भी 3 स्टेप हुए वहां जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती हो, जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती हो, ट्रांजिशन स्टेट और यहां इंटरमीडिएट +1, तो इंटरमीडिएट सब में दो दो बन रहे। इंटरमीडिएट ये रिएक्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये कहीं ना कहीं आपका इंटरमीडिएट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। लो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है और ये हम लोग एल्केन चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकते हैं। विद कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये आइसोब्यूटेन है, बिल्कुल ठीक, आइसोपेंटेन है। इस आइसोपेंटेन में नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडेड स्टीरियो, वैसे हमने किया ही था अभी थोड़ी देर पहले। ये पहला आंसर आ गया। लेकिन यहां एक दूसरा और बनेगा, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो बनेगा, एक लीवो बनेगा, क्योंकि यहां सीएल लगने के बाद में मोलिक्यूल कायरेल हो जाता है। कई बार बच्चों को लगता है जिसपे हेलोजन अटैच किया ना उसका कायरेल होना मस्ट है। इस पे हेलोजन अटैच किया उसका कायरेल होना मस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पे हेलोजन अटैच किया उसका कायरेल होना नहीं, उसकी वजह से मॉलिक्यूल में अगर कायरलिटी प्रकट हो रही है तो फिर आप उसको कायरेल मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो अब हुआ क्या, इसको रब किया जाए। एक तो आपका फेवरेट यहां बन गया, दूसरा यहां बन जाएगा, तीसरा जब यहां वापस सीएल लगेगा तो वो मॉलिक्यूल भी कायरेल है। तो साफ साफ सी बात है, जब हम 3 और 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें से फर्स्ट और थर्ड पे कायरेल है, तो 4 तो सीधे सीधे, और फर्स्ट और थर्ड के कायरेल, तो फिर हमें 6 आंसर मिलेगा, क्योंकि आईटी ने इस पर क्वेश्चन लिखा हुआ ऑलरेडी है। लो जी, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 आया है, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 आया है, ये कह रहा है कि साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजीन का अटैक, और हाइड्रोजीन का ये हैवी आइसोटोप है, जिसको बोलते हो हाइड्रोजीन की जगह पे डिटेरोजीन, और हाइड्रोजन पर ले रखा है। इस मोलिक्यूल में आप देखें जो हाइड्रोजीन है इसमें एक ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा होता है, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी। तो पता है क्या होगा, एनडीडी, एनडीडी, ये मॉलिक्यूल बाहर जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, और किसका होगा? ड्यूटेरियम का। तो ये एक सिन अटैक की मैकेनिज्म है, फिनोमिनन है। तो जब भी कभी किसी डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजीन का या ड्यूटेरिजीन का अटैक हो तो सिन एडिशन होकर, अगर मैं हाइड्रोजन लेता तो एच लिखकर साइक्लो हेक्सेन बना देता सिन एडिशन करवाकर। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि जो ए है, तो ए जिससे बना होगा, तो साफ सी बात है कि एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर तो रहा होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो फिर वही फॉर्मूले पे आ जाए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के पहले, तो इसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये 5, ये 5, ये 5, C10 तो हो गया। अब हाइड्रोजन 8 इधर है, 8 इधर है, 16, तो H16 है। फॉर्मूला आपको पता है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, क्यूबेन वाला।
तो जी C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1, C माइनस प्लस C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1, तो नाइट्रोजन तो है नहीं, 10 माइनस 10/2 प्लस 1, तो 10 माइनस 5 प्लस 1, तो यहां कहीं ना कहीं आपके पास जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है, ये 16 है, मेरी गलती, 16, ये 8, तो 10 माइनस 8 2 प्लस 1, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 14th क्वेश्चन का आपके पास 3 आ जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वही फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, हाइड्रोजन माइनस है, नाइट्रोजन प्लस है, और फिर प्लस 1 आपने कर रखा है। तो सोचने वाली बात क्या थी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें एक हाइड्रोजन का मोल जुड़ा है, हाइड्रोजन का एक मोल जुड़ा हुआ है, और जब हाइड्रोजन का एक मोल जुड़ेगा, श्योर सी बात है, डबल बॉन्ड रिंग में जहां दो रिंग फ्यूज हो रही है वहां कहीं भी प्रेजेंट था, और फिर हमने हाइड्रोजन ऐड करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में बदला है, तो क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी में जा रहा है। अब डीबी का फॉर्मूला जरूर याद रखें, सी माइनस प्लस प्लस, ठीक है जी, सी माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ कंबशन का भी ना एक आप एक लॉजिक सीख लें, जो हीट ऑफ कंबशन है वो नंबर ऑफ कार्बन्स के, नंबर ऑफ कार्बन्स के क्या चलती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। और हीट ऑफ कंबशन जो मैं आपको बता रहा था वो नंबर ऑफ कार्बन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट ऑफ कंबशन। आप कहेंगे सर इसमें केमिस्ट्री वाले सर इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यार बात तो ठीक कह रहे हो, फिर देखो एक्चुअली होता क्या है ना, थोड़ा सा सीखो इस बात को। कंबशन, कंबशन अगर किसी का करवाना हो तो ये स्ट्रक्चर का बीपी ज्यादा है, इसका बीपी सबसे कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीपी इनवर्स टू ब्रांचिंग चलता है, बीपी इनवर्स टू ब्रांचिंग चलता है, बीपी इनवर्स टू ब्रांचिंग। तो इसको बर्न करवाने में ज्यादा हीट निकली है, हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि इसकी कंपेरेटिव स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, रिपल्शंस कम है ना, तो इसीलिए थर्ड, फिर सेकंड, फिर वन, ये हमें सीखना है कि स्टेबिलिटी का हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली है, अगर स्टेबिलिटी बराबर हो तो कार्बन के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बड़ा बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, 16 नंबर, चेक करिएगा इसको। देखो हुआ क्या, जिस कार्बन को हम हाइड्रोजनेशन में टच नहीं कर रहे, देखो ना मिथाइल एच, तो ये पक्का कायरल तो है, और कायरल का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लिया करो, तो ये कार्बन कायरल निकला। अब इसका जो पड़ोसी है ये वाला, ये कायरल था नहीं, लेकिन लेकिन जब मैंने किसी sp2 हाइब्रिड को प्लेनर स्ट्रक्चर को sp2 हाइब्रिड को प्लेनर स्ट्रक्चर को हाइड्रोजिनेट करवाया, तो उसमें कायरलिटी एंटर कर गई। और मैं हमेशा एक रूल बताता हूं, जब कोई भी अकायरल कायरल में बदलेगा, जब कोई भी अकायरल कायरल में बदलेगा तो रेसिमिजेशन होगा। क्या होगा जी, रेसिमिजेशन होगा। तो रेसिमिजेशन हो गया, तो रेसिमिजेशन जब हुआ तो यहां H जुड़ा, यहां H आया, इसी स्ट्रक्चर को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं वापिस, इससे साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, लेकिन जो H है अब उसकी डायरेक्शन बदली होगी। वही तो कह रहा हूं कि जब कभी हम किसी भी अकार्यल को sp2 हाइब्रिड था, दोनों साइड से बराबर अटैक के चांस थे, हाइड्रोजनेशन हुआ, तो अब आप सोचो ये जो कार्बन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मान लो ये R है, लेकिन जो बाद में बना है वो R और S का मिक्सचर बना है, तो इस RR का इस RS के साथ डायास्टीरियोमेरिज्म का रिलेशन है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल के चलता हूं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें, हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन के आसपास हम कर रहे हैं और विद कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। व्हेन अकार्यल चेंज टू कायरल, रेसिमिजेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजनेशन हो रहा है,
पीटीपीटी निकल की प्रेजेंस में हो रहा है। अकार्यल पे हाइड्रोजनेशन हुआ, अगर वो कार्यल बनता है तो रेसिमिजेशन होएगा, अगर बनता है तो। लो जी, 300 डिग्री पे वैसे भी फ्लोरीन डार्क में रिएक्शन करता है, क्लोरीन थोड़ा लाइट में, डिफ्यूज लाइट में रिएक्शन करता है, ब्रोमीन डार्क में रिएक्शन करता है, और आयोडीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। तो जब मैंने क्या किया इसका हेलोजिनेशन करवाया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट इन द अबो रिएक्शन। तो एक बार चेक कर लें इसके ऑप्शन क्या क्या है। कौन नहीं बना, ये मेरा ऑप्शन भी कौन नहीं बना, एक बार चेक करें वापस। यहां मिथाइलेशन पॉसिबल है, यहां मिथाइलेशन पॉसिबल है, ये भाई साहब सेकेंडरी है, ये भाई साहब सेकेंडरी है। तो एक बार ऑप्शन पे चलते हैं, कौन नहीं बना। तो इस सेकेंडरी पे बी आर लग गया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक होगी बात। अब कहीं ना कहीं मेरे पास ये दोनों, क्योंकि आप सोचो कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहां एफ आर बनेगा, जो मैं मान के चलता हूं यहां एफ आर बनेगा, ठीक है जी। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिड है वो। अब सोचने वाली बात क्या हुई, अब सोचने वाली बात क्या हुई उस पर थोड़ा सा फोकस ना, कि मैंने आपसे क्या कहा, यहां एक sp2 हाइब्रिड फ्री रेडिकल बना, इधर भी चांस इधर भी चांस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब हुआ क्या कि इसको अगर हम छोड़ दें फाइल, इसको अगर हम छोड़ दें इस वाले को, अगले पर भी अटैक हो सकता है। बीआर की लोकेशन में, बीआर की पोजीशन में, बीआर की सिचुएशन में, बीआर के पोस्चर में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन यहां तो भाई साहब ने ब्लंडर कर दिया यार, बीआर की पोजीशन बदल दी। और ये बीआर की पोजीशन क्यों बदलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा, के लिए समझ नहीं आ रहा। तो आंसर यही है जिसके बनने के कोई चांस नहीं है। सोचने वाली बात पता है क्या थी, कि अगर वो बीआर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो उस बीआर के कॉन्फ़िगरेशन बदलने का क्या चांस है, कोई चांस है ही नहीं उसके कॉन्फ़िगरेशन बदलने का। नाउ following are the structures of four isomers of hexane, okay? Among the names given below, which correctly identifies the fifth isomer, which correctly identifies the fifth isomer, क्योंकि हमने क्या बोला कि हेक्सेन के हमारे पास फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फोर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। एक ना एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है आपको, जहां उसने आपको बता रखा है कि मिथेन का टोटली एक आइसोमर है, मतलब अकेला मिथेन भी वन है, प्रोपेन भी वन है, ब्यूटेन टू है, उसके बाद पेंटेन थ्री है, हेक्सेन फाइव है। अब उसने कहा ना हेक्सेन के चार दे रखे हैं, तो एक पांचवा तो हेक्सेन होएगा ही होएगा। तो पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये लो जी हेक्सेन। उसके बाद हमारे पास जो अमंग द नेम्स गिवन बिलो विच करेक्टली आइडेंटिफाई द फिफ्थ आइसोमर, तो एक है 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ये भी ठीक है जी 2 मिथाइल पेंटेन। अब 2 मिथाइल पेंटेन क्या इसमें उसने बना रखा है, ये रहा जी, ये मिथाइल, इस पर दो, इस कार्बन पे दो मिथाइल लगा रखे, हो गया। चलो फिर आपके पास 3 मिथाइल पेंटेन, एक 3 मिथाइल पेंटेन। अमंग द नेम्स गिवन बिलो विच करेक्ट आइडेंटिफाई द फिफ्थ आइसोमर। अब इसको देख लें एक बार हम लोग, इसने क्या किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और जो ये है एक कार्बन पे 3 मिथाइल, ये वाला स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई हो रहा है, ये 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 2 डाइमिथाइल, तो 2 इथाइल ब्यूटेन भूल जाओ, गलत स्ट्रक्चर है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और जो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है वो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा वाला, कि एक कार्बन पे मिथाइल, या देखो इस कार्बन पे दो मिथाइल है, इस कार्बन पे दो मिथाइल, लेकिन ये भी मैच नहीं कर रहा। तो आपके पास एक ही बात बनती है कि जो 3 मिथाइल पेंटेन है वो करेक्टली आइडेंटिफाइज द फिफ्थ आइसोमर हुआ। बाकी देखो 2 इथाइल ब्यूटेन तो सही नाम भी नहीं है ना, वो नेम भी गलत है, आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसपे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। टोटल 5 आइसोमर बनते हैं और पांचों मैंने आपको बना के दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट रिलेशनशिप
between the methyl groups in the chair conformer of the substance shown below। नीचे जो एक स्ट्रक्चर बना रखा है ना साइक्लोहेक्सेन का, और आपको पता है साइक्लोहेक्सेन्स में ही हमें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिलती है क्योंकि रिंग स्ट्रेन इसमें लीस्ट होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है कि एक तो ये सिस फॉर्म है, दोनों मिथाइल अगर आपके पास या तो डैश फॉर्म में होते या फिर वेज फॉर्म में होते तो या दोनों वेज फॉर्म में। दूसरी बात, एक दूसरे के साथ ये 60 डिग्री पर है, एक तो 180 डिग्री पर होना या 0 डिग्री पर होना, तो 60 हो 120 हो, क्लियर। ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म हम कंसीडर करते हैं, दोस ऑल आर नोन एज द गोश फॉर्म। वो सारी की सारी कैसी फॉर्म होती है, गोश फॉर्म। तो ये कह रहा है कौन सा कॉन्फॉर्मर सामने दिखा रखा है। कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग टू कंपाउंड्स ए एंड बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कई बार रहता है यार ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, तो उसी को समझा रहा हूं यहाँ पे। जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, जब आप डबल बॉन्ड में लगा के चलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हुआ, सिस मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों सेम साइड है, तो 1 और 3 पे दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाया गया है जी। लेकिन ट्रांस में एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पोजीशन पे बनाया गया, जैसा कि आप साइक्लोहेक्सेन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन हो तो वहां जो ग्रुप्स है उनकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके रिपल्शंस क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और रिपल्शंस जब कम आएंगे तो स्टेबिलिटी बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा हो जाएगी। सो ए बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वहां। तो अगला टारगेट हमारा 21 से 30 होएगा अगली वीडियो। तब तक आप इन 20 क्वेश्चन को वीडियो 1 वीडियो 2 को ध्यान से देख लें। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।